बढ़ रही महंगाई की, हालांकि आगे लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है क्योंकि महंगाई धीरे धीरे पांव पसार रही है। देश भर में 2 दिन पहले ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े थे। अब 3 दिन में ही दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। कैसे धीरे धीरे बढ़ रही इस महंगाई से आम आदमी की लड़ाई लंबी चल सकती है और आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा कैसे आम आदमी को परेशान कर सकती है, ये रिपोर्ट। चौदह मई दूध 2 रुपए महंगा। 15 मई पेट्रोल डीजल 3 रुपए, सीएनजी 2 रुपए महंगी। सिर्फ 48 घंटे ही बीते थे कि महंगाई डायन ने फिर मुंह खोल दिया। इस महंगाई का असर धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। किचन का बजट भी बिगड़ने वाला है। सब्जियां और दाल चावल सब धीरे धीरे महंगी हो सकती। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत बढ़ने से पहले ही महंगाई ने आम आदमी की जेब पर डाका डाल दिया। दफ्तर और काम पर आना जाना महंगा हो गया है, यात्रा करना महंगा हो गया है। मगर ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले दिनों में संकट कितना गंभीर हो सकता है, इसका संकेत प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड में दे चुके। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का संकेत साफ है कि हमें महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए देश भर से बचत के साथ अपील भी पीएम मोदी ने की थी। मगर इस बीच महंगाई ने फिर झटका दिया। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़े। 48 घंटे में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतें 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गई। 15 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ था। मतलब कि 2-3 दिन में सीएनजी की कीमत 3 रुपए बढ़ गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी 80.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 88.70 रुपए प्रति किलो, गाजियाबाद में 88.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 85.12 रुपए प्रति किलो और मेरठ में 88.58 रुपए प्रति किलो मिल रही। दिल्ली एनसीआर में आज सीएनजी के दामों में 1 रुपए का इजाफा हुआ है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज रेट है वो दिल्ली में 80 रुपये 9 पैसे, यानी कि कल तक ये 79 रुपीज़ 0.09 था, लेकिन आज जो है ये 80 रुपये 9 पैसे हो गया है। ये बताइए, सीएनजी के दाम आज बढ़े हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो है ही है इतना, और हम लोग का रेट तो इतना है नहीं। अब थोड़ा सा रेट हमारे लोग को भी बढ़ना चाहिए। सीएनजी के दाम तो बढ़ रहे हैं बराबर, लेकिन हमारे रेट में तो कुछ बढ़ोतरी है नहीं। सरकार को ये भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग का काम धंधा तो है नहीं सर, ओला उबेर में काम चलते हैं, टैक्सी का तो कोई काम ही नहीं है हम लोग का। जो लग गया चक्कर लग गया, नहीं तो खड़े रहो। तो महंगाई हो ही रही है सर। कितना मुश्किल हो रहा है सर? सर बहुत मुश्किल हो रहा है, रोज रेट बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की बढ़ी कीमतों का असर अब ऑटो, कैब और निजी वाहन चालकों के जेब पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। ऑटो और कैब चालक इसकी भरपाई के लिए यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल सकते हैं, यानी आम आदमी के लिए सफर करना महंगा होने वाला है। सीएनजी की इन बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली मेट्रो ने अहम फैसला लिया है। 18 मई से हर सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे मेट्रो 24 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। डीएमआरसी के मुताबिक
जरूरत पड़ने पर बाकी दिनों में भी अतिरिक्त मेट्रो सेवाएं दी जा सकती। 18 मई को नो व्हीकल डे जो दिल्ली सरकार की तरफ से डिक्लेयर किया गया है वो है, तो सोमवार के लिए किस तरह तैयारी की है? मेट्रो की तरफ से भी तैयारी की गई है। 6 अतिरिक्त मेट्रो जो है वो चलाई जाएंगी, जो कुल 25 अतिरिक्त फेरे लेंगी। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है सर? ऐसा, मेरा नाम है हरमोहिंदर सिंह। और सर, ये जो प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है, इस पे पूरे देशवासियों को अमल करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन के लिए मेट्रो पे सफ़र करें या बसों पे सफ़र करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इस टाइम संकट आया हुआ है वो संकट बहुत भारी है। भाई अपना पेट्रोल बचाओ ना। जब हमारे पास पेट्रोल ही पीछे से नहीं आ पा रहा तो सब जने आदमी नहीं अलग अलग वाहन लेके जाएंगे, कैसे पूरा पड़ेगा? जैसे सुबह 9 बजे निकले तो काफी भीड़ होती है, ऐसा तो है नहीं कि मेट्रो भी खाली मिल जाती है, बहुत भीड़ होती है कई बार तो मेट्रो में। तो क्या आप लोग हैं तैयार मेट्रो से यात्रा करने? बिल्कुल सर, हम तो मेट्रो से सेवा ज़्यादा करने में ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा हमें अच्छा लगता है मेट्रो में चलना। मेट्रो भले ही लोगों को सफर में आराम और महंगाई से राहत देगी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता रोजमर्रा की चीजों में महंगाई बढ़ने से है, क्योंकि पेट्रोल डीजल को परिवहन व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। सब्जियां, फल, दूध, दवाई, पैकेज्ड फूड और रोजमर्रा का सामान ले जाने वाले ज्यादातर वाहन डीजल से चलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई धीरे धीरे आएगी। डीजल की कीमतें बढ़ने से जैसे जैसे खेती की लागत और ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, दाम बढ़ सकते हैं, जिसका असर रसोई में इस्तेमाल होने वाली करीब हर चीज पर पड़ेगा और रसोई का बजट बिगड़ना तय। This is actually a straight warning for the Indian people that the austerity measure has to be for a long time because of the increase in the price of the oil, which have a direct impact on also the food crisis and the food cost. So therefore everything will be costly in India, and there will be lots of people have to start tightening their belt because of the extra bucks that they have to pay. देश में सोना चांदी खरीदना भी अब आम आदमी के लिए सपना हो गया। पीएम मोदी की अपील के बाद 13 मई को सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। केंद्र सरकार ने अब चांदी की आयात पर नई पाबंदी लगाई। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 99.9% शुद्धता वाला सिल्वर बार, अनरॉट सिल्वर यानी कच्ची चांदी, चांदी पाउडर और सोने या प्लेटिनम की परत चढ़ी चांदी को विदेशों से मंगाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। इन्हें प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया। सरकार का कहना है कि गैर जरूरी आयात कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जो व्यापार इजी था, काम करना इजी था, आपको अगर चांदी आ रही थी तो आपको टैक्स भी तो देती है ना, व्यापारी टैक्स भी तो देते हैं ना। तो अब आपने इतना उसको रिस्ट्रिक्ट, उसको कंजेस्टेड कर दिया है कि आने वाले टाइम पे आप देखना ये स्मगलिंग बढ़ जाएगी और सरकार उसको रोक ही नहीं पाएगी किसी भी एंगल से। और आज व्यापारी जो है इतना डिस्टर्ब हो गया है, आगे पहले ही व्यापार नहीं था और डिस्टर्ब हो गया। अब आप मेरे को बताओ व्यापारी जाए तो जाए कहाँ? मार्केट में कितना इफेक्ट है इसके बाद, आपको लगता है मार्केट में कितना इम्पैक्ट हुआ इस चीज़ का? सर, जहाँ पर आपके 10 कस्टमर आते थे डेली के, आज 2 से 3 कस्टमर भी नहीं है। जब से अनाउंसमेंट किया इन्होंने कि सोने को आप कर दो, तब से लेके आज तक खर्चे निकालने मुश्किल हो गए हैं। स्टाफ के खर्चे नहीं निकल रहे, अपने खर्चे कट कर रहे हैं। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ये मतलब सराफा बाजारी इनको देता है, उसके बाद में इनका इतना ड्यूटी 15% लगा देनी, ये बिल्कुल उचित नहीं। 1 साल के लिए बैन कर देना, ये बिल्कुल उचित नहीं। उससे मोदी सरकार सवरणकार भाइयों की हेल्प नहीं कर रही, वो तो तस्कर और ये असामाजिक तत्वों की हेल्प कर रही है। सरकार का भी तो यही तर्क है कि सोना अपने देश में तो होता नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ेगा, उसके लिए जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो खत्म होगा। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, सोना बाहर से आता है, लेकिन आता है उसकी एवज में टैक्स हम पूरा देते हैं। पहले 6% था, अब 15% हो गया, 3% की GST है, लेबर के ऊपर 5% टैक्स है। आप हिसाब लगा के देखिए कि हमारा सराफा बाजार कितना टैक्स देता है, उसके बावजूद उनके हित में कोई भी कार्य नहीं है। हमारे ऊपर पहले से ही इतना बोझ बढ़ा हुआ है और बोझ डालने का क्या मतलब है? अगर ज्वेलर्स का अगर ऐसे ही ख़त्म करना है तो वैसे ही बोल दो। आप कंपनीज को तो बढ़ावा दे जा रहे हैं, हम छोटे व्यापारी कहाँ जाएं?
जो हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया आपने एक्साइज लगा के। ये बंगाल के जो इलेक्शन थे उससे पहले लगाते, फिर आपको जवाब मिलता वो चीज़ का। छोटे कारीगर भाइयों को आपने बिल्कुल भी देखा नहीं, अनदेखा कर दिया। कलकत्ता से ही 90% बंगाली है हमारी लाइन के अंदर। बिजनेस में देखिए परमिशन का मतलब नहीं था, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स तक के सीमित है। बाकी अब हम किसी से कोई चीज़ का अगर परचेस कर रहे हैं, अगर कच्चे में कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन अगर पक्के में हम डील कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स तो दे रहे हैं ना, तो उसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है। पीएम मोदी ने देश के लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की भी अपील की ताकि सोने का आयात बिल कम किया जा सके, विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। भारत अपने इस्तेमाल का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है। 2025-26 में सोने का ये इंपोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए का था। मतलब साफ है कि महंगाई अब थमने वाली नहीं है। पश्चिम एशिया का संकट इतना गहरा गया है कि आने वाले दिन और ज्यादा परेशानी भरे हो सकते हैं। महंगाई से निपटने के लिए सरकार को भी उपाय करने होंगे और लोगों को भी तैयार रहना होगा। दिल्ली से मोहम्मद यूसुफ और विमल कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से महंगाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महंगाई को लेकर कैसे छिड़ा है यह सियासी संग्राम, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ये तस्वीर अभी झांकी है? आगे और ज्यादा परेशानी आना बाकी। महाराष्ट्र के वाशिम से आई इस तस्वीर से बढ़ती महंगाई के प्रकोप को समझा जा सकता है। यहां लगातार 3 दिन से डीजल की भारी किल्लत चल रही थी। परेशान लोगों को डीजल नहीं मिला तो पेट्रोल पंप पर मारपीट हो गई। 2 गुट डीजल भरवाने को लेकर आपस में भिड़ गए, जमकर डिब्बे चले, मारपीट हुई। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ने से महंगाई का असर बढ़ सकता है। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर गई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आक्रामक हैं। सरकार पर बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच आम लोगों पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। ये तो आम आदमी को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। इम्तिहान ले रहे हैं कि आम आदमी कितना ज्यादा लूट सकता है। और फायदा किसको दे रहे हैं? अपने मित्रों को। क्योंकि जब घटा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, सिद्धांत यही तो है ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे। घटाया नहीं। $40 पर बैरल तक पेट्रोल डीजल कच्चा तेल पहुंच गया था, पर कम नहीं किया। 30 लाख करोड़ से ज्यादा वसूली कर ली आम आदमी के जेब से, और अब बढ़ा रहे। सरकार कह रही है कि तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। उसकी भरपाई करने के लिए तेल गैस की कीमतें बढ़ाने के अलावा विकल्प नहीं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह सरकार की महंगाई रोकने में नाकामी है, जिस पर सरकार ने पलटवार किया। दुनिया के अलग अलग देशों में डेवलप्ड कंट्रीज में पेट्रोलियम रेट्स बढ़ाया, 40% बढ़ाया कुछ कंट्रीज। बहुत दिन के बाद आज भी स्थिति ठीक नहीं है। हम समझ रहे कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा। ये जो भी रेट बढ़ाते हैं, ये तो जो पैसे फॉरेन एक्सचेंज विदेश में जाके पेट्रोल प्रोडक्ट्स लाते हैं, वो केंद्र सरकार का, कोई भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है, आम जनता का पैसा है, गरीब का पैसा है। जो टैक्स के ऊपर पे करते हैं वही पैसा ले जाकर विदेश में खर्च करके पेट्रोल वापस भारत को लाके लोगों को सप्लाई करते हैं। कोई बीच में कोई इसमें कमीशन लेने वाले, कोई भ्रष्टाचार नहीं होते। कांग्रेस के जमाने के जैसा पूरे हर स्कैम पे, हर विषय पर भ्रष्टाचार करके देश को लूटने वाला सरकार हमारा नहीं है। सरकार और विपक्ष के बीच महंगाई को लेकर छिड़े संग्राम के बीच बीजेपी ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान भी शुरू कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सभी प्रदेशों में कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाने को कहा है। ऊर्जा संरक्षण, विदेशी मुद्रा बचत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील करने को कहा है। साथ ही पीएम मोदी के राष्ट्र प्रथम के संदेश को भी पहुंचाने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम। दल
द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। पीएम मोदी ने देश के लोगों से 7 अपील की, जिसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने, 1 साल तक सोना नहीं खरीदने और विदेशी यात्रा टालने को कहा गया। ये तीनों ही चीजें देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में अहम भूमिका निभाती। बीजेपी तर्क दे रही है कि जब पहले भी कभी संकट आया तो ऐसी अपील की जा चुकी है, फिर इस बार सवाल क्यों? फिलहाल तो पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम 3 रुपए बढ़ने से ही संकट दिख रहा है। अगर जल्द पश्चिम एशिया में हालात नहीं सुधरे तो महंगाई आसमान छू सकती है। दिल्ली से कुमार गौरव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब देखिए नीट के नटवर लाल। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 9वीं आरोपी बॉटनी प्रोफेसर मनीषा मंदारे को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। आरोपी मनीषा मंदारे पर सीबीआई ने क्या नया खुलासा किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे के जरिए नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को अपने कोचिंग में एडमिशन दिलाया था। सीबीआई के मुताबिक मनीषा मंदारे और मनीषा वाघमारे ने छात्रों और उनके पेरेंट्स से लीक पेपर देने के बदले लाखों रुपए लिए। बाद में मनीषा वाघमारे ने अपनी पहचान के और लोगों तक पेपर पहुंचाए। मनीषा वाघमारे और पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी से पूछताछ के आधार पर ही मनीषा मंदारे की गिरफ्तारी हुई। कुलकर्णी लातूर का केमिस्ट्री प्रोफेसर है और कई सालों तक नीट पेपर सिटिंग से जुड़े पैनल का हिस्सा था। जांच में सामने आया है कि कुलकर्णी ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अपने घर पर स्पेशल क्लास लेकर छात्रों को सवाल, ऑप्शन और जवाब बताए थे, जो बाद में एग्जाम में आए। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में मनीषा मंदारे की गिरफ्तारी के साथ ही नांदेड़ में भी छापेमारी की। सीबीआई ये जानने की कोशिश में जुटी है कि कैसे 10 राज्यों में पेपर की कॉपी पहुंची और इसमें कौन कौन शामिल था। दिल्ली से विमल कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।